सबसे प्रमुख बात होती है जिस जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा की जा रही है, जिस जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया जाना है, उस जन्म पत्रिका का विश्लेषण से पहले यह जानना जरूरी है कि इस पत्रिका में जो ग्रह बैठे हैं वो जीवन से संबंधित घटनाएं उसके जीवन में घटित हुई हैं या हो रही हैं। यदि ये बातें मिल जाती हैं तो फिर इस जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए आगे चलना चाहिए, अन्यथा नहीं। इसका अगर वो घटनाएं घटित हुई हैं तो फिर ये डेट ऑफ बर्थ सही है। जैसे उदाहरण के लिए ये तुला लग्न की राशि है का लग्न है, इसमें चौथे स्थान पर शनि बैठे हैं चौथे हाउस में, तो ये काफ़ी रोजगार के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम कराएंगे, आजीविका के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम कराएंगे। और ये जिस स्थान पर जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ पर माता के सुख में कमी भी ये दिखाते हैं। ये एक या दो घटनाओं यदि इस जातक के जीवन में घटित हुई हैं तो ये डेट ऑफ बर्थ सही है और ये जन्म पत्रिका सही बनी है। उदाहरण के लिए ये दूसरी एक जन्म पत्रिका है, इसमें ये छठे घर में छठे हाउस में 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। ये आय वाले भाव में बैठे हैं तो धन काफ़ी ज़्यादा धन आता रहेगा, धन की प्राप्ति होगी। यदि हो रही है या हुई है तो ये जन्म पत्रिका का जो डेट ऑफ बर्थ है सही है, ये पत्रिका सही बैठी है, तो इसके लिए आगे बढ़ा जा सकता है। अब मुख्य बात ये होती है यदि जब ये 2 या 3 घटनाएं मिल जाती हैं तो फिर यदि हमने जीवन शरीर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और व्यक्तित्व कैसा रहेगा या धन की प्राप्ति के क्या स्रोत रहेंगे, धनवान होगा या निर्धन होगा, या पराक्रम कैसा रहेगा और कुटुंब कैसा रहेगा, छोटे भाई बहनों की क्या स्थिति होगी, संघर्षमय जीवन होगा या छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी या नहीं होंगी, घर से बाहर रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा, या भूमि भवन वाहन की क्या स्थिति है, बुद्धि इंटेलिजेंसी संतान और बौद्धिक स्तर क्या कहता है, और रोग ऋण शत्रु की क्या स्थिति है, वैवाहिक जीवन विवाह होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, विवाह के उपरांत कष्ट होगा या सुख होगा, दुख होगा, या कोई गूढ़ रहस्य की प्राप्ति होगी या दृढ़ता की प्राप्ति होगी, या रिसर्च वाला भाव क्या इसका कहता है, या भाग्य कैसा रहेगा, या पिता के क्या विचार रहेंगे जातक के बारे में, किस प्रकार का कर्म करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा या नौकरी करनी पड़ेगी, या आय के क्या स्रोत रहेंगे, आय की स्थिति क्या है, हॉस्पिटलिटी किस प्रकार की रहेगी, विदेश यात्रा है या नहीं है, या मोक्ष विरक्ति की क्या स्थिति है। ये कहने का मतलब यह है कि जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं पर विचार करने के लिए नंबर 1 वैदिक ज्योतिष का आधार लिया जाता है, नंबर 2 केपी एस्ट्रोलॉजी का आधार लिया जाता है। अब ये दोनों जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो नक्षत्र के 4 चरणों तक ही जाती है, जबकि कृष्णामूर्ति एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र के 9 चरणों तक जाती है। तो इसके बारे में केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नंबर 1 प्लेनेट देखा जाता है, दूसरा प्लेनेट का नक्षत्र देखा जाता है, तीसरा सब लॉर्ड देखा जाता है और चौथा उस सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखा जाता है। तो इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। इस स्क्रिप्ट के आधार पर यदि इन चारों में कोई अंक समान रूप से आता है तो वह भाव यदि गोचर में आता है तो वो तुरंत फल देता है। इसमें हाउस सिग्निफिकेटर निकाले जाते हैं और प्लेनेट सिग्निफिकेटर निकाला जाता है और प्रत्येक भावगत सिग्निफिकेटर इसमें निकाले जाते हैं। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी ये 9 चरणों तक इसमें बताया गया है। यदि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि सीधे हम कोई बात कहते हैं जीवन से संबंधित कारणों के बारे में, तो उससे पहले कुछ ये आधार होते हैं, इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है।
सबसे पहले डिग्री। डिग्री का मतलब ये है कि जन्म के समय पर किस ग्रह की कितनी डिग्री है, क्योंकि 30 डिग्री तक एक राशि में चलता है कोई ग्रह, तो ये इसकी अवस्थाएं देखी जाती हैं। बालक अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, वह ग्रह डिग्री के आधार पर, या युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, या मृत अवस्था में। यदि ग्रह युवा अवस्था में होगा तो उसकी डिग्री मध्य तक ली जाएगी, जैसे 18 से 22 के बीच में। और यहाँ पर भी यदि मृत अवस्था में है तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं डाल पाएगा। दूसरा, वह ग्रह अस्त है या नहीं है। अस्त का मतलब है इनके बारे में कई बार बातें हुई हैं इससे पहले। इस समय मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये आधार भी प्रेडिक्शन के लिए लिए जाते हैं। अस्त का मतलब है यदि कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठा हो या सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे हो, तो डिग्री के आधार पर ग्रहों की कुछ डिग्रियां दी रहती हैं, तो वो अस्त है तो प्रभाव नहीं डालेगा, अस्त नहीं है तो प्रभाव पूर्ण रूप से अपना प्रभाव डालेगा। और ग्रहों के कार्यकत्व भी देखे जाते हैं। सूर्य का क्या कार्यकत्व है, मंगल का क्या है, जैसा कि मंगल पराक्रम है, गर्म दल वाला ग्रह है, संघर्ष कराता है, संघर्ष से लड़ने की इसमें शक्ति होती है, या चैलेंजेस को ये फेस करता है, और काफ़ी परिश्रम कराता है। उसके बाद देखा जाता है नीच और उच्च। कुछ ग्रहों की राशियां नीच होती, जैसे सूर्य की उच्च राशि है मेष राशि। यदि सूर्य जन्म पत्रिका में 1 नंबर की राशि में बैठा हो तो वो उच्च का माना जाता है। उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह अपने फल अच्छे देता है। और नीच राशि, सूर्य की नीच राशि है 7, तो ये उच्च राशि किस ग्रह की क्या उच्च है क्या नीच है, इसके बारे में भी बातें हुई हैं। उसके बाद जो देखा जाता है मुख्य रूप से ये नवांश में उस ग्रह की क्या स्थिति है। जैसे शनि, ये D1 में शनि तो अपनी स्वराशि में है, लेकिन ये D9 में ये नीच राशि में चले गए हैं। शनि D9 में नीच राशि में चले गए हैं, तो ये तुलनात्मक है, पूरक चार्ट माना जाता है इसको। तो ये D1 और D9 जिस चार्ट से संबंधित भाव फल विचार करना है वह चार्ट भी इसमें देखा जाता है। उसके बाद शत्रु और मित्र, मुख्य रूप से अक्सर यह शंका रहती है कि ये ग्रह यहाँ पर ये माना ये ग्रह बैठे हैं, ये 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो सूर्य मंगल का मित्र है या शत्रु है या सम है, या मंगल सूर्य का शत्रु है मित्र है, या बुध है, कैसा है, या जिस राशि में ये बैठे हैं वह राशि इन तीनों ग्रहों के लिए शत्रु है मित्र है। तो इसको शत्रु और मित्र को स्मरण करने का एक आसान तरीका ये है, माना हमने सूर्य के, यदि हम शत्रु हमें सूर्य के एक तो होते हैं नैसर्गिक शत्रु मित्र सम, और एक होते हैं तात्कालिक। तात्कालिक का मतलब है गोचर में, तात्कालिक का मतलब है गोचर में यदि कोई ग्रह उसी राशि में बैठा, उसी स्थान पर बैठा हो तो वो उसका शत्रु होता है, और वो उससे आगे 3 घर आगे वाला ग्रह उसका मित्र होता है, और 3 घर पीछे वाला बैठा हुआ ग्रह उसका मित्र होता है। शेष ग्रहों में बैठे हुए ग्रह उसके शत्रु होते हैं। तो तात्कालिक और नैसर्गिक को मिलाकर इसकी पंचदा मैत्री बनाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से नैसर्गिक मित्रता को ही लिया जाएगा। जैसे हमने सूर्य के कौन से ग्रह शत्रु हैं, कौन से ग्रह मित्र हैं, ये हमें शंका रहती है, तो स्मरण करने का एक आसान तरीका है, ये जो देवताओं के गुरु हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, और दैत्य गुरु शुक्र हैं। तो सूर्य राजा दैत्य गुरु को शत्रु मानता है, और ये सूर्य और शनि के बीच में पिता पुत्र का भी संबंध है, तो ये दैत्य गुरु को भी शत्रु मानते हैं, और ये पुत्र शनि को भी ये शत्रु मानते हैं। और बाकी जो ग्रह हैं वो उनकी या तो सम है या फिर मित्र हैं। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। मंगल का, अब ये मंगल के कौन शत्रु हैं, कैसे इसको एक तरीका समझ कैसे रखेंगे। मंगल गरम दल वाला है, सूर्य चाकू वाला है, परिश्रमी है, संघर्ष वाला है, ये क्रूर ग्रह है। जब ये बुद्ध सौम्य है, बुद्धि वाला, ये बुद्धि से काम लेते हैं, इंटेलिजेंसी से काम लेते हैं। ये लाभ और हानि देखते हुए अपना फल विचार करते हैं। तो मंगल का तो एक शत्रु बुध है, दूसरा इसके राहु है।
और बुध का केवल एक शत्रु है, वो चंद्रमा है। और बुध के और चंद्रमा के बीच में भी पिता पुत्र का संबंध है। अब गुरु का ये गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं। तो ये दैत्य गुरु और देवताओं के गुरु में भी आपस में शत्रुता है, इसलिए इनको शत्रु मानते हैं गुरु। और शुक्र भी गुरु को शत्रु मानते हैं। गुरु बुद्ध को शत्रु इसलिए मानते हैं क्योंकि गुरु युति से चलते हैं, विद्वान हैं, और बुद्ध जबकि बुद्धि से काम लेते हैं। ये अपना भला बुरा परख कर ही चलते हैं। तो इन दोनों में आपस में एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं, इनमें विरोध है। इसलिए गुरु के बुद्ध शत्रु हैं। और शुक्र के सूर्य और चंद्रमा। अब यहाँ पर से शुक्र से लेकर के आगे सूर्य, चंद्रमा, मंगल इस तरह से देखा जाएगा। तो शुक्र के ये दैत्य गुरु शुक्र हैं, इनका राजा सूर्य इनको शत्रु मानता है, तो ये भी सूर्य को शत्रु मानते हैं। और ये सूर्य चंद्रमा दोनों को शत्रु मानते हैं। और शनि किसको मानते हैं? शनि एक तो सूर्य को मानते हैं, पिता पुत्र में भी शत्रुता है, और ये मंगल को भी शत्रु मानते हैं। राहु सूर्य चंद्रमा मंगल को शत्रु मानते हैं, और केतु सूर्य चंद्रमा और शनि को शत्रु मानते हैं। ये एक स्मरण करने का आसान तरीका है। अब यहाँ पर आते हैं सीधे। माना हमने एक पत्रिका देखनी है, इस जन्म पत्रिका में देखें सूर्य और राहु बैठे हैं। तो इस जन्म पत्रिका में सूर्य राहु जिस स्थान पर बैठे हैं, तो सूर्य और राहु के बीच में क्या संबंध है? सूर्य राहु को शत्रु नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इससे अभी थोड़ी देर पहले जो बातें हुई हैं उसमें सूर्य का तो एक तो ये दैत्य गुरु इनके शुक्र शत्रु हैं, दूसरा इनके जो शनि पुत्र हैं वो शत्रु हैं, बाकी सम और मित्र हैं। तो ये सूर्य राहु के ये दोनों आपस में राहु तो सूर्य को शत्रु मानते हैं, क्योंकि राहु के लिए सूर्य चंद्रमा और मंगल हैं, लेकिन सूर्य राहु को मित्र मानते हैं, सम मानते हैं। और जिस राशि में बैठे ये बुध में बैठे हैं, 3 नंबर की राशि बुध की है, तो ये सूर्य बुध को क्या मानेंगे? ये शत्रु नहीं मानेंगे, क्योंकि सूर्य के तो 2 ही शत्रु हैं, एक शुक्र है और दूसरा शनि है। और राहु बुध को शत्रु नहीं मानते, ये दोनों ही मित्र राशि में बैठे हुए हैं, ये कहने का मतलब है। उसके बाद जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी भी फल विचार को प्रेडिक्शन करने के लिए उसके बाद जो देखा जाता है वो 6, 8, 12 में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसको शुभ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि 6 रोग शत्रु का है, 8 छिद्र का है, दुख का है, और 12 तो है ही है, मोक्ष का है, सांसारिक माया मोह से विरक्ति देना, और हॉस्पिटलिटी भी कराता है, ये ऑपरेशन कराता है। उसके बाद जो देखा जाता है षड देखा जाता है। षड माने ये 6 प्रकार के बल होते हैं, ये रूपा बल में देखे जाते हैं। यदि वह जैसे सूर्य के लिए 6 रूपा बल होने चाहिए। जन्म पत्रिका में अगर सूर्य के पास 6 रूपा बल है तो वो बलवान स्थिति में है। वर्गोत्तम का मतलब होता है जैसे कि 16 प्रकार के चार्ट होते हैं, षोडश चार्ट कहते हैं, षोडश वर्ग कहते हैं उसको। यदि कोई ग्रह 2 या 2 से अधिक वर्ग चार्टों में एक ही राशि में हो तो उसको राशि वर्गोत्तम कहते हैं। और यदि कोई ग्रह 2 या 2 से अधिक चार्टों में उसी भाव में हो तो उसको भाव वर्गोत्तम कहते हैं। जैसे गुरु है, यहाँ पर गुरु 11वें भाव में है, D1 में, और D9 में भी ये 11वें में है, तो ये भाव वर्गोत्तम है। भाव वर्गोत्तम में, राशि वर्गोत्तम में कोई ग्रह होता है तो वो अच्छे फल देता है, उसके परिणाम अच्छे आते हैं, सही आते हैं, सकारात्मक आते हैं। उसके बाद भिन्नाष्टक वर्ग देखा जाता है, और अष्टक वर्ग, ये अंक होते हैं। तो यदि ज़्यादा अंक हैं 10 और 11, 10 से अधिक अंक 11 में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 25 से कम होते हैं तो उसको न्यून माना जाता है। 6, 8, 12 में तो कम अंक का होना ही ठीक है। और यदि ये 28 हैं और यहाँ पर 30 हैं तो ये जो भी कर्म किया जाएगा उसका तुरंत लाभ होगा। हम सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर यदि हमारे 30 अंक हैं और तो सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयास किया जाएगा उसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि यहाँ पर ज़्यादा अंक हैं तो मिलेगा, तो इसको अष्टक वर्ग में लिया जाता है। उसके बाद अरुधा देखी जाती है और अरुधा लग्न देखा जाता है। 2, 4, 11 को अरुधा कहते हैं। और अरुधा लग्न का मतलब है, जैसे माना हमने निकालना है
यहाँ पर ये छठे भाव की अरुधा कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पर 12 नंबर की राशि लिखी है। 12 नंबर की राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु यहाँ पर 11वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ से कितने स्थान आगे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से फिर 6 गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इस स्थान पर इस चौथे भाव में A6 छठे भाव की अरुधा है, तो यहाँ पर A6 लिखा जाएगा। अब जैसे सूर्य यहाँ पर है, ये 11वें भाव की अरुधा कहाँ पड़ेगी, अरुधा में पड़ने वाले जो ग्रह हैं, जो लग्न है, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि लोगों में, समाज में उसकी जो मान फेम प्रतिष्ठा है वो अच्छी मानी जाती है। 5 नंबर की राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो यहाँ से कितनी दूर हैं, 1 2 3 4 घर आ गए, तो यहाँ से भी 1 2 3 4, तो 5वें भाव में A11 पड़ेगा, तो ये इसको अरुधा इस तरह से इसकी निकाली जाती है। अरुधा के बाद दृष्टि और युति। दृष्टि और युति, 2 या 2 से अधिक ग्रह यदि किसी स्थान पर, जैसे यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हैं, तो यहाँ पर इनकी मित्रता है या शत्रुता है, इससे पहले जो मित्र शत्रु के बारे में बातें हुई है, इसके आधार पर इसको हम देखेंगे। और जिस राशि में बैठे हैं कि वह राशि उनके लिए शत्रु है या मित्र है। यदि मित्र होगा तो अच्छे भाव देंगे, शत्रु होगा तो अच्छे भाव नहीं देंगे। मित्र शत्रु के बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन के लिए ये दृष्टि देखी जाती है। जैसे प्रत्येक ग्रहों की, राहु और केतु की तो अपनी कोई दृष्टि नहीं होती है, और सूर्य और चंद्रमा तथा शुक्र तथा बुध की केवल एक ही दृष्टि होती है, उसको 7वीं दृष्टि कहते हैं। जैसे सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी। और शनि यहाँ पर बैठे हैं तो शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, 3 7 और 10। तो शनि कौन कौन से ग्रह को प्रभावित करेंगे, कौन कौन से स्थान को प्रभावित करेंगे, नंबर 1 2 3 रोग ऋण शत्रु वाले बढ़ाएंगे, और ये 7वां मतलब ये रोजगार में विलम्ब कराएंगे, काफ़ी कठिन परिश्रम कराएंगे, और 10वें भाव में ये व्यक्तित्व पर भी इनका ये प्रभाव पड़ेगा। ये इनकी दृष्टियां हैं। जैसे गुरु की 5 7 9 है, और उसी प्रकार से मंगल की 7 4 8 है। उसके बाद देखा जाता है कि वो ग्रह मूल त्रिकोण में है या नहीं है। यदि कोई ग्रह मूल त्रिकोण में होता है तो उसको वो अपने शुभ कारक फल देता है। अब ये मूल त्रिकोण को थोड़ा सा और आगे इस तरह से बढ़ा जा सकता है। ये 1 5 9 ये धर्म वाले भाव हैं, राशियां हैं, तो इसको 1 5 9 को धर्म राशि कहते हैं, और 2 6 10 को अर्थ। जैसा कि संपूर्ण जीवन 4 भागों में बांटा गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष माने विरक्ति, तो 1 5 9 धर्म है, और 2 6 10 अर्थ का है, और 3 7 11 ये काम का है। जैसे इस जन्म पत्रिका में देखें तो यह इसका जो लग्न बैठ रहा है वो 7 का बैठ रहा है, किस में आएगा, ये काम में आएगा। और उसके बाद है मोक्ष, 4 8 12 में कोई लग्न बैठता है तो उसको मोक्ष की ओर उसका मार्ग जाता हुआ दिखाई देता है। संसार से विरक्ति वाला मार्ग उसके लिए कहा जा सकता है। मुख्य बात है नक्षत्र जैसा कि 27 नक्षत्र हैं, अभिजीत को प्रचलन में नहीं लिया गया है, तो यहाँ पर इन नक्षत्रों के बारे में बोला जाए तो काफ़ी लंबा अधिक समय लगेगा। फिर भी अश्विनी मघा, ये जो अश्विनी से हम प्रारंभ करते हैं, तो ये अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा, तो 10 नंबर की राशि में मघा बढ़ता है। मघा के बाद मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल। तो अश्विनी मघा और मूल इसके जो स्वामी होते हैं वो केतु होते हैं। ये ऐसे चलता है, केशु आचम भव राजी स बू, इस तरह से ये नक्षत्र चलते हैं। एक वैदिक ज्योतिष में इस पर भी जानकारी होना जरूरी है। इसको त्रिषडाई कहते हैं और इसको उपचय भाव बोलते हैं। 3 6 11 वाला जो स्थान है, हाउस है, उसको त्रिषडाई कहते हैं। जैसे ये है 3 6 और 11, ये त्रिषडाई है, और उपचय भाव है 3 6 10 और 11। यदि 10 इसमें लिया जाएगा तो ये उपचय में आ जाएगा, त्रिषडाई में 10 नहीं है। यदि ये जो
उपचय भाव में कोई ग्रह हैं, वो अगर त्रिषडाई में बैठ जाते हैं तो वो धीरे धीरे अपना प्रभाव देते हैं। जैसे बुद्धि है, पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि का विकास है पंचम भाव। यदि ये पंचमेश का मतलब है ये शनि, अगर ये पंचमेश 6 में बैठ जाए, 3 में बैठ जाए, या 10 में बैठ जाए, या 11 में बैठ जाए, तो धीरे धीरे बुद्धि का विकास होगा। इससे संतान का भी विचार किया जाता है। ये जो पंचमेश है, अगर ये 3 में, 6 में, 10 में और 11 में बैठ जाएगा तो जो भी संतान पैदा होगी वो धीरे धीरे उसका विकास होगा। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा, धीरे धीरे होगा और बढ़ता ही रहेगा, बुद्धि का विकास बढ़ता ही उसका चला जाएगा। तो ये उपचय और त्रिषडाई इस तरह से इसका भी वैदिक ज्योतिष में इसका जिक्र आता है। अब जैसा कि केतु और राहु को तो लगभग नेगलेक्ट कर देते हैं, इसमें ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष में केतु और राहु और केतु के बारे में काफ़ी विस्तार से इसमें बातें की गई हैं। जैसा कि एक सौरभानु नाम के दैत्य थे, दानव थे, वो समुद्र मंथन के समय इन्होंने अमृत का पान कर लिया, तो सूर्य और चंद्रमा को पता चला। इन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया, और भगवान विष्णु ने जो है अपने सुदर्शन चक्र से कामिनी का रूप धारण करके इनका सर और धड़ अलग अलग कर दिया। तो सिर राहु कहलाए और धड़ इनके केतु कहलाए। तो ये राहु से चिड़चिड़ापन का बोध होता है, और केतु क्रोध वाले ग्रह हैं। ऐसा नहीं है कि जिस स्थान पर केतु बैठे हैं वो बुरा ही बुरा करेंगे, इनके अलग अलग स्वभाव। यहाँ पर 1 से लेके ये 12 भाव दिए गए हैं। अब इन सब के बारे में बोलने पर तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। इस जन्म पत्रिका में हमने देखना है कि केतु 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, 9 नंबर के हाउस में बैठे हैं केतु। तो क्या होगा, ये इनके जो धार्मिक जो विचार हैं, धार्मिक विचार इनके बढ़ते रहेंगे, और इनको अपने जो धर्म से संबंधित बातें हैं इनके दिमाग में बनी रहेंगी, और इनके दिमाग में ये भी बात रहेगी कि पिता इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये इनको शंका बनी रहेगी। अच्छा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये सब बातें पिता जो चिंतित रहते हैं वो ये केतु यहाँ पर इनको ये दिलाएगा। बाकी रोजगार में बाधा नहीं है, और इनके स्वास्थ्य में बाधा नहीं कराएगा, केवल इसमें पिता के संबंध में इसका फल विचार कराएगा। अब जैसे कोई जन्म पत्रिका ली जाए दूसरी, ये केतु यहाँ पर केतु बैठे हैं यहाँ पर, ये भी 9th हाउस में बैठे हैं, इनको भी अपने पिता के बारे में सस्पेंस बना रहेगा। अब यहाँ पर और देखा जाए, केतु यहाँ पर लग्न में बैठे हैं, तो क्या होगा इसका, केतु अगर लग्न में बैठा हो तो इनका शरीर लंबा होगा, और चिंता और शंका तो बनी रहेगी इनको, लेकिन पेट से संबंधित कुछ रोग भी होने की संभावना बन सकती है। अब ये क्या बोलना चाहिए मुझे या क्या नहीं बोलना चाहिए, इसमें भी इनको उसमें इनका कंट्रोल या इनमें कंफ्यूज बना रहेगा। शेष केतु के फल विचार इस तरह से यहाँ पर वर्णित किए जा सकते हैं। अब जो मुख्य बात करनी है वो ये है कि वैदिक ज्योतिष में जो अगला आता है वो पुष्कर नवांश का आता है। जो ग्रह पुष्कर नवांश में बैठे होते हैं उनके स्वाभाविक जो कार्यकर्ता हैं उससे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो इस जन्म पत्रिका में गुरु इसमें नवांश पुष्कर नवांश में है। अब हमने प्रेडिक्शन करना है, तो प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले हमने दशा देखनी होती है। कोई भी ग्रह चाहे पुष्कर नवांश में हो या कोई त्रिषडाई में हो या त्रिक भाव में हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, धर्म भाव में हो या अपचय भाव में हो, उपचय भाव में हो या फणकर भाव में, कहीं भी हो, किस प्रकार का वो फल देगा, तो ये अपने दशा में देता है, और अंतरदशा में तथा प्रत्यंतर दशा में। और यदि दिन का समय देखा जाए तो यहाँ प्राण दशा तक इसको देखा जाता है। तो इस जातक का जो जन्म है, जन्म के समय पर चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, इसके स्वामी शनि है। तो जन्म के समय पर इनको शनि की महादशा प्राप्त हुई है। इस समय इनके ये 2024 है, आज 5 तारीख है,
5 मार्च 2024 है। तो इस समय इनकी बुध की महादशा चल रही है। तो 20 जून 2026 तक ये महादशा बुध की चलेगी। और शनि की अंतर्दशा चल रही है और प्रत्यंतर भी शनि की चल रही है। राहु की तो सूक्ष्म दशा पूर्ण हो गई है और इनकी प्राण दशा भी पूर्ण हो गई है। इस समय केवल महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ही चल रही है। अब एक इसमें कलत्र भाव होता है। कलत्र का मतलब होता है स्त्री। 5 पंचमेश और सप्तमेश यदि उसी स्थान पर बैठे हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो ऐसे में पति होगा तो ये, यदि मेल होगा तो उसको गुणवान पत्नी मिलेगी, यदि फीमेल होगी तो उसको गुणवान पति मिलेगा। तो एक भाव इसका मिलता है। ये जो पंचमेश है, शनि है, इस स्थान पर गुरु की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, तो इसको गुणवान पति की प्राप्ति होगी।